हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्ज़ाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी जुलाई 2019 का पेपर 1 का पेपर, जिसमें क्या होगा 30 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सेग्रीगेशन पृथक्करण, मेन स्ट्रीमिंग मुख्यधारा शिक्षण, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा। सही। तो इसमें क्या होता है, पूछा जा रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो किसको ज़्यादा प्रमोट करता है, किस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसमें होगा सही आंसर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बोला जाता है अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 कि सबको साथ लेके चलना है। सबकी जो सारे बच्चों की जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जहाँ पे उनकी कमियां हैं, सभी को मतलब साथ में लेके और एक समावेशी कक्षा का निर्माण करना है। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, ए, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. Dash यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, इंक्लूजन मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसमें भी वैसे जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय इट मीन्स जो दो तरह का विद्यालय होता है, एक होता है स्पेशल स्कूल और एक होता है रेगुलर स्कूल। तो स्पेशल स्कूल में क्या होता है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक मतलब वीकनेस वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हुए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले लें, तो वैसे बच्चों का एक स्पेशल स्कूल बनाया जाता है। और नियमित विद्यालय जिसमें रेगुलर बच्चे, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों का इंक्लूजन होता है, तो वह होता है नियमित विद्यालय। तो बोला जा रहा है कि यह विचारधारा किससे रिलेटेड है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो नियमित विद्यालय में, तो समावेशी शिक्षा होगी, तभी तो ऐसा होगा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक मतलब एक समान शिक्षा दी जाएगी, समान शिक्षा देने का अधिकार होगा, लेने का अधिकार होगा। इस वजह से नियमित विद्यालय में समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूजन, इसके तहत सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, केवल विशिष्ट संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल एक संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। फिर है इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी एमोंग स्टूडेंट्स, केवल विद्यार्थियों की भी सांस्कृतिक और विविधता की अनदेखी कैसे कर सकते हैं, उन जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेज है रिलेटेड टू उनकी सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर है कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, यह संप्रेषित करे कि यह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। सही बात है कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उससे। तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज कंपेरिजन्स एमोंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना क्यों, तो करना ही नहीं है, तो अधिकतम करने की तो बात ही नहीं होती। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर, कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट्स वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन क्लासरूम। टीचर को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए वह कक्ष में कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और उसको महत्व देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द
टेक्स्ट बुक, ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करने की बात तो करना ही नहीं है पूरी पेडागोजी में, तो इस वजह से हम याद करने के लिए प्रमोट नहीं कर सकते हैं बच्चों को। फिर है दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। नकल करने की बात को प्रमोट नहीं करना है, इससे बच्चे में समझ नहीं बढ़ेगी, ज्ञान की समझ नहीं होगी, तो ये तो करना ही नहीं है। फिर है दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क्स, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सही बात है, बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं अगर वो अपनी गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है द टीचर फुली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन से देके बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बच्चों को बर्डन नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क्स, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है, डिस्करेज नहीं करेंगे, डिस्करेज टू आस्क। दूसरा है नॉट बी अलाउड टू आस्क, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने की अनुमति क्यों नहीं देंगे? क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तभी तो क्वेश्चन से ही उसकी और भी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा, क्वेश्चन को पूछेगा तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी उसकी, तो इस वजह से दूसरे नंबर तो नहीं होगा। तीसरा नंबर है बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने से भी रोकेंगे नहीं हम, गलत बात है। फिर है बी इनकरेज टू आस्क, पूछने के लिए प्रेरित करना। सही बात है कि अगर क्वेश्चन बच्चा पूछेगा तो ज्ञान की समझ बढ़ेगी उसकी और बच्चा सभी दिशाओं में सोच सकता है। इस वजह से क्वेश्चन पूछने से और ज़्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे से समझ पाएगा चीज़ों को। इस वजह से सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। तो रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सही बात है, प्रैक्टिस में मैक्स मैन एंड वेन परफेक्ट, प्रैक्टिस से भी परफेक्शन आ सकता है, तो सही बात है, अभ्यास करेंगे तो ज्ञान की समझ और अच्छी होगी। पुनरावृत्ति रिपीटेशन करेंगे नहीं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसे भी खुद अपने पे आप सोचिए कि अगर चीज़ों को रिपीटेशन नहीं कीजिएगा तो भूलने की रहती है, इस वजह से पुनरावृत्ति भी सही चीज़ है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, निर्देश एवं संचालन, सही बात है, निर्देश और संचालन अगर शिक्षक के द्वारा दिया जाए तो बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे, अगर किसी के सुपरविजन में करे तो सही बात है, हमें इसमें नहीं ढूंढना है। फिर है एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, सही बात है कि बच्चा अगर खुद को एक्सप्लोर करेगा और इंटरेक्शन करेगा चीज़ों को लेके तो और ज़्यादा उसकी ज्ञान की समझ बढ़ेगी, ज्ञान का निर्माण करेगा। इस वजह से 3 नंबर भी सही बात है, हमें इसमें गलत ढूंढना है, नहीं पूछ रहा है। तो चौथा नंबर है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये गलत बात है। बच्चा अगर कंठस्थ करेगा, कंठस्थीकरण करेगा, स्मरण करेगा, मेमोराइजेशन करेगा, रिकॉल करेगा तो ज्ञान की समझ नहीं होगी, केवल ऐसे मार्क्स तो ला देगा लेकिन उसके ज्ञान की समझ नहीं होगी, रट के मार्क्स तो ला देगा लेकिन ज्ञान की समझ नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों को लेके हमें इसको प्रमोट नहीं करना है, तो इसलिए चौथा नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन कॉलम ए विथ देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी, मिलान करना है। तो इसमें देखिए गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली, इसके साथ दिया गया लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी, ऐसी दिया गया। लर्निंग डिसेबल्ड, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, अधिगमशक्ता। फिर है क्रिएटिव, सृजनात्मक, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजली, आसानी से विचलित होने की आदत है। फिर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, शीघ्रता से व एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। तो इसमें मिलान करना है कि सही मैच क्या होगा कॉलम ए से कॉलम बी के तहत। तो इसमें गिफ्टेड बच्चा जो है, ये क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है उसमें, इस वजह से ए के साथ क्या जाएगा?
एक के साथ डी जाएगा, तो एक के साथ डी देखिए किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, एक के साथ डी जा रहा है। फिर देखते हैं लर्निंग डिसेबल्ड यानी कि अधिगम असक्ता वाला बच्चा जो होगा, तो इसमें रीडिंग की फ्लुएंसी कम होगी ना, तो इस वजह से क्या होगा, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, धारा प्रवाह पढ़ने की कमी होगी अधिगम असक्ता वाले बच्चे में। तो फिर हम दूसरे का ए देख लेते हैं, तो दूसरे का ए बस इसी में है पहला नंबर पे, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर तीसरा में क्या होगा, बी है, यानी कि क्रिएटिव बच्चा कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, बहुत सारी दिशाओं में सोच सकता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, इस वजह से सृजनात्मकता किसके साथ जाएगी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और लास्ट है एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, तो इसमें बच्चा क्या होता है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है चीज़ों को लेके, इस वजह से इसका सी नंबर होगा टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजली, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो एकाग्रता नहीं होती है उसमें, आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेंस अकर्स, बच्चों की गलतियाँ शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाई आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दूसरा है आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों से एक अंतर्दृष्टि देती है, सही बात है। आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, महत्वहीन है, महत्वहीन कैसे होगी, गलतियाँ महत्वहीन नहीं हो सकती है, महत्वपूर्ण है, गलतियों से ही सीखने को मिलता है। चौथा है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रंस आर, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, क्यों, ये गलतियाँ तो सभी से होती हैं, लापरवाही की बात कहाँ से होती है। और तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखिए पहला जो है शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, सुधार करने से भी क्या होगा, गलतियां नहीं करेगा, गलतियां तो करेगा ही, और गलतियों करने से ही बच्चे, गलतियां जो है बार बार करने से ही क्या होता है, जितनी गलतियां करेगा उसी बच्चे को सीखने को मिलेगा, गलतियों से ही मनुष्य सीखता है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा इसका, दूसरा नंबर, आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट, मूल्यांकन को शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सही बात है। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, केवल नंबरों के संदर्भ में, नंबर के संदर्भ में तो केवल हमको लेना ही नहीं है ना, केवल नंबरों से ही ज्ञान का विकास नहीं हो सकता, तो नंबरों के संदर्भ में तो करना ही नहीं है, केवल आ गया। फिर है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, से केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होने चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के कार्यों पर होगा तो फिर क्या होगा, ज्ञान का सृजनात्मक विकास तो नहीं हो सकता है, ज्ञान का विस्तार नहीं हो सकता है, इस वजह से 3 नंबर भी नहीं होगा। फिर है शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं। देखिए आकलन क्या है, ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि आकलन जो होता है आपने देखा होगा कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, असेसमेंट सीसी, तो वो भी क्या है, एक असेसमेंट का ही पार्ट है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन क्या है, जिसे हम आकलन भी बोलते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, रचनावाद मैंने बताया था आप लोगों को, लर्निंग इज सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक है। फिर उसके बाद एक निष्क्रिय व्यक्ति परक प्रक्रिया है, जब भी पैसिव की बात होगी तो करना ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चा एक्टिव होता है, न कि पैसिव होता है, पहला तो होगा नहीं। दूसरा द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, क्या है, ये जानकारी को के अर्जन की प्रक्रिया है। फिर है चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए संरचनावाद दृष्टिकोण होता है, इसमें अधिगम कंस्ट्रक्टिव, मैंने बताया था आप लोगों को कि बिल्डिंग ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्माण, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम जो हुआ, इट मीन्स जो लर्निंग जो होता है उसमें रचनावाद के संदर्भ में, यानी कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज के संदर्भ में क्या है। तो जब बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में होता है तो बच्चा रचनावाद के स्थिति में होता है, दिशाओं को बहुत एक्टिव स्थिति में लेता है। इट मीन्स बच्चा एक्टिव होता है और सोशल होता है, चीज़ों को समझने की उसमें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो सक्रिय होता है और ज्ञान की समझ रचनात्मक दृष्टिकोण से होती है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी become relaxed and stop पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न। जब समझ ऐसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये कि अगर कोई शिक्षक को किसी भी पार्टिकुलर विद्यार्थी पे विश्वास है, सकारात्मक विश्वास को वो अच्छा करेगा, तो विद्यार्थी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। गलत बात है। उनका उत्साह भंग हो जाता है, दबाव में आ जाते हैं, बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, ये भी गलत बात है। डिमोटिवेट और स्ट्रेस्ड कैसे होंगे? अगर टीचर उस पर बिलीव कर रहा है तो बच्चा और मोटिवेट होगा ना करने के लिए। फिर आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित कैसे नहीं होगा बच्चा? अगर शिक्षक को उस पर विश्वास है तो बच्चा मोटिवेट होगा और अच्छे करने की। इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? आर एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher can encourage children to become effective problem solvers by, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? शिक्षक प्रभावी रूप से समस्या समाधान करता कैसे बना सकता है, कैसे प्रोत्साहित कर सकता है बच्चों को? तो है पहला, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों को देकर। गलत है। एम्फेसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन पे एम्फेसाइज क्यों करेंगे? नहीं करना है, कंठस्थीकरण पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस वजह से ये भी गलत है। इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेज एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाना, बहु विकल्पों को देना। सही बात है, बहु विकल्प देंगे और उसे इंट्यूटिव गेसेस करने के लिए कहेंगे तो बच्चा बिल्डिंग ऑफ नॉलेज करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, बहुत सारी दिशाओं में सोचेगा, विश्लेषण करेगा, चीज़ों को विश्लेषित करेगा। इस वजह से सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू ऑल क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, केवल टेक्स्ट बुक में सभी समाधानों को व्यवस्थित तरीके से लिखने से समझ कैसे बढ़ेगी? तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर। इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड लुक एट द मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ, वह विधियाँ जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? इसमें ये ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चा खुद से ही चीज़ों को करता है और एफर्ट लगाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? बात यहाँ पे इसकी हो रही है। तो पहला ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि जिसमें केवल थ्योरी उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है, वैसी विधि है। या लर्नर सेंटर मेथड है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, केवल लर्नर पे चाइल्ड पे ही फोकस करके, वैसी विधि है। फिर ट्रेडिशनल मेथड यानी कि परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड को लेक्चर मेथड भी कहते हैं जिसमें बच्चा केवल लेक्चर पे डिपेंडेंट होता है। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो देखिए, जब भी बच्चे पे छोड़ दिया जाए, बच्चा ही पहला प्रयास करे, इंट्यूटिव एंड एफर्ट्स लगाए, इनिशिएटिव और अपना ही एफर्ट्स लगाए, तो उस मेथड को बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, नीचे लिखी हुई स्थिति की सिद्धांत को दर्शाती है? स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तथा तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यह स्थिति किस को दर्शाती है? देखिए, बात ये बोली जा रही है कि कोई विद्यार्थी है, वो अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है और महसूस करता है कि वो पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करता है और बिना प्रयास के ही वो आसानी से चीज़ों को छोड़ने की, मतलब क्विट करने की, मीन्स गिव अप करने की उसमें संभावना होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो किसी सिद्धांत को दर्शाती है, कैसी स्थिति को दर्शाती है? ठीक है, तो इसमें दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है।
है, ये कैसे हो सकता है? संज्ञान एवं संवेग तो संबंधित है ना। सपोज मान लीजिए आपका जिस दिन दिमाग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब रहता है, इट मीन्स थोड़े से आप लो फील करते हैं, तो उस दिन आपकी जो फीलिंग्स है वो भी प्रभावित होती है। सपोज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका मूड उस दिन ठीक नहीं है तो उस दिन आपका जो फीलिंग्स है वो भी प्रभावित होगी, उससे रिलेटेड आपका संवेग भी उससे प्रभावित होगा। संज्ञान के साथ साथ आप उस दिन आप वेल फील नहीं करेंगे। उस दिन आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका दिमाग और आपका संवेग दोनों ही आपके मतलब मैच नहीं करेगा, एक दूसरे से संबंध जरूर रखता है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों प्रभावित होगा, एक साथ प्रभावित होगा, संज्ञान एवं संवेग दोनों प्रभावित होगा। तो इस वजह से संबंधित नहीं है कि बात तो आती नहीं है, संबंधित है। दूसरा है हेरिडिटी या इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। यहाँ पे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे संज्ञान एवं संवेग की बात हो रही है ना, कि बच्चा खुद से वो क्या हो रहा है कि अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस कर रहा है और चीज़ों को गिव अप करने की सोच रहा है, तो उसके संज्ञान एवं क्या संवेग की बात हो रही है। यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण तो एक अलग ही चीज़ हो गई, इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तीसरा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड। आनुवंशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये तो दोनों मैटर यहाँ पे है ही नहीं, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे घुसा दिया है, आपको इस पर सोचना ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे की संज्ञान एवं संवेग से रिलेटेड बातें हो रही हैं। फिर है कॉग्निशन से इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बोला था ना, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ ही प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो जब भी प्राथमिक समाजीकरण जो एजेंसी होती है वो हमारी फैमिली ही तो होती है, फैमिली से ही तो हम पहले प्राइमरी रूप से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जब भी ये आ जाए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी तो वो क्या होगी, फैमिली। फैमिली के साथ नेबरहुड भी आता है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, फैमिली। फैमिली जो है परिवार, ये समाजीकरण माध्यम है प्राथमिक। नेक्स्ट है मेजर प्रीपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो इसमें दिया जा रहा है पहला, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये कहाँ हमने पढ़ा है। दूसरा है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप से कैसे भिन्न हो सकती है, जितना वयस्क सोचता है, जिस क्वांटिटी में बच्चे भी उसी क्वांटिटी में सोचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे की जो क्वालिटी होती है सोचने की वो डिफरेंट हो सकती है वयस्क से, लेकिन क्वांटिटी तो सेम होती है। जितनी चीज़ें हम सोचते हैं किसी चीज़ रिलेटेड, किसी सिचुएशन को, बच्चे भी उसी चीज उतनी ही मात्रा में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा होता है। तीसरा है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सही बोला था ना, चिल्ड्रंस जो होती है उनकी जो गुणात्मक रूप से उनकी सोच होती है वो एडल्ट से भिन्न होती है। चौथा देखते हैं चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। निम्न कैसे होती है, बच्चे के निम्न नहीं होती है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। राइट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इज एंड। जेंडर क्या है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है। सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एक आर्थिक अवधारणा है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर क्या है, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा ही मेल और फीमेल की रूढ़ी मतलब ये एक फिक्स किया गया, एक संरचना बनाया गया है मेल और फीमेल का, और ऐसे एक सामाजिक संरचना के रूप में। इस वजह से क्या होगा, समाज ही निर्धारित करता है और मेल और फीमेल की संरचना को। तो इस वजह से जेंडर जो क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। अगर यहाँ पे सेक्स दे दिया जाता तो सेक्स क्या है, वो उसको बायोलॉजिकल संदर्भ में लेते हैं, वो हो जाता बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जैविक निर्धारक हो जाता अगर सेक्स दिया रहता तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। व्यापक, तो विकास की व्यापक आयाम जो होती है उसमें
इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले तो जो आयाम होता है विकास का वो फिजिकल से शुरू होता है, ठीक है। फिजिकल यानी कि आपके शारीरिक रूप से शुरू होता है। तो शारीरिक आप देखते हैं तो सबसे शारीरिक आपको दो ऑप्शन में शुरू हो रहा है, एक फिजिकल से शुरू हो रहा है 2 नंबर और एक 4 नंबर शुरू हो रहा है। आप ऑप्शन को काटना सीखिए, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर शुरू हो रहा है, एक में फिजिकल यहाँ पे दिया हुआ है, 4 नंबर पे भी फिजिकल दिया गया है, सही बात है। फिर उसके बाद दूसरे में दिया गया पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकास का व्यापक आयाम नहीं है, इस वजह से बचता क्या है 4 नंबर, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो विकास के आयाम क्या होते हैं, इसी ऐसे ऑर्डर में भी होते हैं। पहले फिजिकल होता है, फिर कॉग्निटिव होता है, फिर सोशल होता है, फिर इमोशनल होता है। पहले शारीरिक होगा, फिर संज्ञानात्मक होगा, फिर सामाजिक होगा, फिर संवेगात्मक होता है। तो सही आंसर क्या होगा, विकास का आयाम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक होता है विकास का आयाम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें पहला है, इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार के में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन कैसे हो सकता है, अस्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता है। बुद्धि का जो है वो समय ये एट सिचुएशन वाइज वो क्या होता है बोलते हैं एट द टाइम वो परिवर्तन होते ही रहता है। इस वजह से बुद्धि जो अनुभव के परिणाम के रूप में अस्थायी परिवर्तन हो सकता है, न कि अस्थायी परिवर्तन। दूसरा है, इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ये कैसी बात हुई, आनुवंशिक विशेषक कैसे हो सकता है, आनुवंशिक विशेषक बुद्धि नहीं है। बुद्धि में बहुत सारे आयाम होते हैं, किसी की तार्किक क्षमता ज़्यादा है, किसी का मैथमेटिकल पोजीशन ज़्यादा अच्छा है, किसी की साहित्यिक स्थिति, साहित्यिक क्षेत्र में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसे बुद्धि हर एक परिप्रेक्ष्य में सबका जो विकास होता है, वी कैन से एक्सीलेंस स्किल जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो हाँ देखिए तीसरा नंबर, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। सही बात है, बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है। किसी की तार्किक क्षमता अच्छी होती है, किसी की मैथमेटिकल मैथ्स में कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई इंग्लिश में कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, साहित्य में अच्छा है। तो इस वजह से बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है, कोई एक उसका दिशा निर्धारित नहीं है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ठीक है, और चौथा दिया है कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता होती है। तो देखिए बुद्धि जो यहाँ पे दिया गया 4 नंबर के, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये सही बात है। ये बोला था किसने, गिलफर्ड ने बोला था। गिलफर्ड ने बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे इन जनरल पूछा गया है इंटेलिजेंस के बारे में, ना कि अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड पूछा गया है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस सीन एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय अनुकारक के रूप में। कभी भी पैसिव है तो इसको तो लेना ही नहीं है, बच्चों को पैसिव रूप में नहीं देखना है, उसे निष्क्रिय अनुकारक के रूप में नहीं देखना है, उसे सक्रिय अनुकारकों के रूप में देखना है जब भी देखना है। तो इस वजह से ये तो होगा नहीं। दूसरा है देखिए आ गया एक्टिव एक्सप्लोरर्स, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सही बात है। फिर है ब्लैंक स्लेट्स, खाली स्लेटों के रूप में, नहीं ये नहीं कर सकते हैं, ये जॉन लॉक का की जो मेथड था उसके अनुसार है जॉन लॉक का मेथड। फिर है उसके बाद मिनिएचर एडल्ट्स, छोटे वयस्कों के रूप में। तो सही बात है कि एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में देखेंगे, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट के रूप में जिज्ञासु होता है और चीज़ों को समझने की और एक्सप्लोर करने की क्षमता होती है उसमें। तो इस वजह से इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की लर्निंग इज, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। व्यक्तिगत गतिविधि का हमने पढ़ा नहीं है। दूसरा पैसिव एक्टिविटी,
बोला था ना पैसिव नहीं लेना है हमें, पैसिव एक्टिविटी एक निष्क्रिय गतिविधि हो ही नहीं सकती, जब भी लेना है सक्रिय लेना है। फिर है एक कंडीशनड एक्टिविटी, एक अनुबंधित गतिविधि है, नहीं अनुबंधित गतिविधि कैसे, बिहेवियरिस्ट बात करते हैं इसकी। फिर है ए सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधि है, सही बात है। ले वाइगोस्की का आपने भी पढ़ा होगा थ्योरी, जिसमें उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया था। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी में कॉग्निटिव सोशियो कल्चरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था ले वाइगोस्की ने। तो इसके उसमें उन्होंने सोशल समाजीकरण की बात की थी बच्चों के बारे में। तो इस वजह से लर्निंग क्या है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक गतिविधि है। सही आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विश्लेषित करता है। ठीक है, तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें बच्चे की स्थिति के बारे में पूछा गया कि कौन सा बिहेवियर उसमें शो करता है, मतलब उसमें उसके संदर्भ में है। तो दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर। तो देखिए पहले 4 स्टेज जो होता है उसमें सेंसरी मोटर होता है, प्री ऑपरेशनल होता है, कॉन्क्रीट होता है और एक फॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये 4 आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से 4 स्टेज हैं। फिर उसके में तो पहला पूछ रहा है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो ये नहीं हो सकता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो होता है ये सेंसरी मोटर में होता है, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछा जा रहा है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो होगा 0 से 2 साल के बच्चों में होता है सेंसरी मोटर में, तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा है डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, बच्चा इमिटेट करता है, तो ये भी जन्म से 2 वर्ष के ही बीच में होता है, सेंसरी मोटर में होता है, ये भी नहीं होगा। फिर है कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, बच्चों की अनुत्क्रमणीयता, सही बात है। जब बच्चों के समझ मान लीजिए चीज़ों को रिवर्स में नहीं सोच सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन होता है जिसमें चीज़ों को रिवर्स नहीं सोच सकता है, तो वो इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे के प्री ऑपरेशनल यानी कि प्रक्रियात्मक पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों की अनुत्क्रमणीयता आ जाती है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा 3 नंबर, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, बच्चों की अनुत्क्रमणीयता। सर्कुलर रिएक्शन जो होता है वर्तुल प्रतिक्रिया, ये भी 0 से 2 साल के संदर्भ में बच्चों में ही होती है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को। बच्चों जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ों को रिवर्स में नहीं सोच सकते हैं। सपोज अगर दे दिया कोई भी चीज़ उनको खेलने के लिए दे दिया जाए, अगर वो खिलौना जो है वो मान लीजिए आप उसको ऐसा ब्रेकेबल खिलौना हो और वो खिलौने के को आपने तोड़ दिया, तो वो बच्चा सोचेगा कि टूट गया, ये जुटने वाला नहीं है। लेकिन तो वो क्या कर रहा है, चीज़ों को रिवर्स के बारे में नहीं सोच रहा है वो। तो ऐसा कुछ इन द सेंस जो क्या होगा रिवर्सिबल हो और बच्चा उसमें उसके संदर्भ में इरिवर्सिबिलिटी की थॉट हो उसके संदर्भ में, तो वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाई हेरिडिटी ओनली, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के पूर्व निर्धारित होती है। ये कैसी बात हुई, केवल हेरिडिटी से ही निर्धारित कैसे कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग को, नहीं हेरिडिटी से नहीं निर्धारित कर सकते हैं। बच्ची की एक अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसके ज्ञान के संदर्भ में। दूसरा है चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कब से बच्चा सक्षम होने लगा और असक्षम होने लगा, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जो भी आर्थिक पृष्ठभूमि जिनका बहुत ही कम है, जो आर्थिक क्षेत्र बहुत ही पुअर रिलेटेड पृष्ठभूमि से भी आते हैं, तो भी उन्होंने अच्छा अचीव किया है। तो ये तो गलत बात है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से ही उसकी अधिगम सक्षमता को निर्धारित किया जा सकता है, गलत बात है। तीसरा है चिल्ड्रंस हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करेंगे और इसे पुरस्कृत एवं दंडित करेंगे। दंडित तो करना नहीं है, जैसे एक्टिव वाला नहीं करना है वैसे पुरस्कृत एवं दंडित वाला भी नहीं करना है। यहाँ पे दंडित नहीं करेंगे बच्चों को, अधिगम से प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत करेंगे। कुछ दिन तक पढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आंतरिक रूप से तो मोटिवेट ही नहीं होगा, बाहरी रूप से मोटिवेट होगा और फिर क्या होगा, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, ज्ञान की समझ नहीं होगी उसमें, तो इस वजह से ये नहीं होगा। चौथा नंबर है ऑल
चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड, सही बात है, नेचुरल मोटिवेटेड होते हैं। टू लर्न आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि शिक्षक को है वो उसको कैसे प्रेरित करता है, उसको किस रूप में लेता है, उसको सिखाने के लिए किस तरह से शिक्षक सक्षम है, अपना जो एजुकेशनल प्लान है उसको किस तरह से वो उस इंडिविजुअल बच्चे को लेता है और कैसे प्रेरित करता है। लेकिन बच्चा जो होता है वो स्वाभाविक रूप से ही प्रेरित होता है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। डिपेंड करता है कि शिक्षक उसे कैसे प्रेरित करता है, सिखाता है। नेक्स्ट है, there are individual variations in the rate of motor development yet the sequence of motor development is from dash to dash, चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो यहाँ पे जो मोटर डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल होता है, शारीरिक होता है, उसके बारे में बात की गई है कि जो कहाँ से कहाँ तक होता है मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए, दो डेवलपमेंट होता है, जो मसल्स रिलेटेड डेवलपमेंट होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। तो स्थूल जो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इसमें ये डेवलपमेंट मसल से ही रिलेटेड होता है, जिसमें जंपिंग करना, चलना, कूदना, ऐसा टाइप का जो भी बिग मसल्स टाइप डेवलपमेंट हो, इट मीन्स बच्चा चल रहा है, जंपिंग कर रहा है, ऐसा हो, खेल रहा है, तो उससे उस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। और फाइन, सूक्ष्म फाइन मोटर डेवलपमेंट, इट मीन्स कि लिखना हुआ, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एटसेट्रा, ऐसी चीज़ों को जो फाइन मसल्स रिलेटेड हो, तो वैसे डेवलपमेंट को फाइन मोटर डेवलपमेंट करते हैं, बोलते हैं। तो देखिए, पहले तो बच्चा चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर खेलना सीखता है, उसके बाद तो वो लिखना सीखता है ना, लिखना सीखेगा, फिर ड्राइंग करेगा, पेंटिंग करेगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले तो चलने की कोशिश करेगा, दौड़ने की कोशिश करेगा, बिग मसल्स मोटर डेवलपमेंट करेगा ना, तो इस वजह से पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग सीखेगा, सूक्ष्म चालक विकास होगा, उसके बाद स्थूल चालक विकास होगा, उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास होगा। सही आंसर 2 नंबर, और सबको देखना ही नहीं है, पर ग्रॉस और फाइन देखेंगे हम। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डल, जो सिर से पैर तक होता है, और ये यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, मोटर डेवलपमेंट की, तो यही होगा। नेक्स्ट है द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब पीरियड है जिसमें ट्रांजिशंस होता है एडल्टहुड से एडल्टहुड का, तो वो कौन सा पीरियड है? तो देखिए, एडल्टहुड क्या होता है? एडोलेसेंस के बाद आता है। एडोलेसेंस के पहले क्या होता है? तो एडोलेसेंस के पहले आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है ना, तो ये दोनों के बीच की जो मीडिएटर है वो क्या है? एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस ही तो होता है, इसके बाद आता है एडल्टहुड और उसके पहले आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो इस वजह से क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में बोलते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और एडल्टहुड के बीच आता है एडोलेसेंस, तो ये एडोलेसेंस ट्रांजिशन का काम करता है एडल्टहुड के लिए, ठीक है। वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है कौन? एडोलेसेंस करता है। सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर, एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लर्न टू ओवर ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम के प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन करना, सही बात है, देखते हैं। फिर है कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पार्टिकुलर वेज ऑफ केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस रिस्पॉन्स। बिहेवियरिस्ट बात करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया की बात यहाँ पे करना ही नहीं है, यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी की बात करनी है। फिर है कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन अ स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बात कहाँ की है जीन पियाजे ने? ये भी नहीं करना है। चौथा है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज देयर मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ज्ञान को सक्रिय रूप
रूप से संरचित करेंगे जैसे कि वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। सही बात है, ज्ञान का निर्माण करना और ज्ञान का अन्वेषण करना ही करने के बारे में बताया है किसने, जीन पियाजे ने। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, दे मैनिपुलेट, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करेंगे और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वे अन्वेषण करते हैं, जैसे जैसे वो चीज़ों को अपना सीखते हैं वो उसमें अन्वेषण करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो सही आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रंस हैव विथ देमसेल्व्स एज। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं वो लेव वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं। जैसे बच्चे क्या देखते हैं, आप देखा होगा अपने कि बच्चे खुद से कुछ बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और कुछ अपने से रिलेटेड बातें करते रहते हैं, तो वो ऐसी स्पीच जो बच्चे खुद से ही करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्यक्तिगत वार्ता। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स ऐसा आता ही है। नेक्स्ट है, 5 से 7 साल की उम्र के बीच में ये होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए सपोज मान लीजिए कि केवल मतलब ऐसे ही जो कपड़े जो केवल महिलाओं से रिलेटेड हो, केवल ऐसे खिलौना जैसे जैसे होता है ना कि बंदूक जो होता है गन, वो लड़कियां नहीं खेलती है। लड़कियां जो होती हैं बच्ची, छोटी बच्चियां, तो वो क्या होते हैं गुड़िया वगैरह से खेलती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो गन वगैरह देखेंगे तो कार ऐसा खेलते हैं। तो वैसा टाइप का जो खिलौना का अगर प्रमोट किया जाए, महिलाओं से रिलेटेड केवल उनकी कपड़े दिखाया जाए, ऐसे कुछ घरेलू सामग्री दिखाया जाए, ऐसे कुछ कलर्स दिखलाए जाए, लड़कियों के लिए पिंक कलर सोचा जाता है ना, तो ऐसा कुछ शो किया जाए कोई जो केवल एक पार्टिकुलर सेक्स की ओर झुका हो, तो पार्टिकुलर जेंडर की ओर झुका हो, तो वो किसको प्रमोट करता है, तो वो प्रमोट करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। ठीक है, रूढ़िवादिता को प्रमोट करता है, जो बहुत समाजों से बहुत समय जमाने से चली आ रही है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर होता है, ऐसा टाइप का कुछ, ये कपड़े तो केवल लड़कियां ही पहनेंगी। गन रिलेटेड जो बंदूक है बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है खेलने के लिए, जो आता है टॉय आता है ना टॉय गन वाला, तो वो लड़कियों के लिए गुड़िया है। तो ऐसा रिलेटेड जो रूढ़िवादिता आती है, तो रूढ़िवादिता बनाई गई है उसे क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे उपेक्षा कर देनी चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए। देखिए मतलब आपकी क्लास में एक बच्चा आता है या एक बच्ची आती है जो कुछ अपना पहले से ही उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस नॉलेज से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड कुछ अनुभव पहले से ही लाई हुई है अपने क्लास में, वो जानती है उस चीज़ों को, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे? नहीं, निगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे? इग्नोर भी नहीं करेंगे, बिल्ड ऑन उसे शामिल कर उसे संचय करना चाहिए। सही बात है, जो उस पहले से प्रीवियस नॉलेज है बच्ची का उसको जोड़ के वो आगे ज्ञान का निर्माण कर सकती है, ज्ञान का संचय कर सकती है। सही बात है। और चौथा, अस्वीकार कर देना चाहिए, डिनाई नहीं करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड नॉलेज को आगे जोड़ के उस बिल्ड ऑन करेंगे उसे और संचय करेंगे। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज स्टूडेंट्स स्टील द ड्रग। हिंज आप लोगों को पता होगा, ये कोहलबर्ग से की जो थ्योरी थी उसमें पढ़ेंगे आपने, तो उनमें कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने एक भूमिका बनाई थी जिसमें हिंज था। हिंज की एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें उसकी वाइफ जो होती है वो बीमार रहती है और उसे पैसे और दवा की ज़रूरत होती है, तो वो दुकान पे जाता है और सोचता है कि मतलब क्या करे, मतलब उसको स्टील कर ले, चुरा ले, जिससे उसकी या तो उसकी वाइफ ठीक हो सकती है, नहीं तो फिर उसे पनिशमेंट भी मिल सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसे रिलेटेड वहाँ पे कुछ एक स्टोरी दी गई है, तो उसी से यहाँ पे पूछा गया है रिलेटेड क्वेश्चन कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे
इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज शुडंट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी काउट एंड सेंट टू द जेल इफ ही डज सो। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि वो वहाँ पे एक वो असमंजस में पड़ जा रहा है कि या तो अपनी पत्नी की जान बचाए या फिर वो ये दवा को ये करे, पनिशमेंट मतलब ऐसा ये क्या बोलते हैं, दंड और आज्ञा पालन का कार्य ना करे, ऐसा रिलेटेड। क्यों, या तो वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसे दंड दिया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो वो ये चीज़ को सोच रहा है या फिर अपनी पत्नी की जान बचाए, वो इस डायलेमा में है। तो वो किस स्थिति में होगी, तो देखिए तो यहाँ पे वो क्या होता है। ऐसे तो अगर यहाँ पे एक परिस्थिति ये दे दी जाती कि ये जो कार्य है वो करेगा, यानी कि वो अगर दवा चुराए और दवा चुरा लेगा तो जो कि गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि जो कि गलत स्थिति है, गलत है कि वो दवा चुरा ले, ऐसा कुछ दे दिया जाता। तब तो वो सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास होता, ठीक है, सोशल ऑर्डर होता, मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता। लेकिन यहाँ पे ये दिया नहीं गया है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, बस इतना स्टोरी दिया हुआ है। तो इस वजह से वह क्या बोलता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस से मतलब उस चीज़ों को सोचता है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। जो हिंज है उसे पता नहीं है कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है, तो जो इसके फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है। तो इसमें वह पत्नी की जान बचाने के लिए या तो वो दवा चुराए या पत्नी की जान ना बचाए, ऐसा वो उस डायलेमा में फंसा हुआ है। लेकिन वो जानता नहीं है कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो वह किस अभिविन्यास में है, तो वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में है। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक पर मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।